गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टर्न पे हमने इन्वर्स स्क्वायर रूल के बारे में डिस्कस किया। बच्चों, इस चैप्टर में आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है? फ्री फॉल, फ्री फॉल का मतलब है अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को कुछ हाइट से नीचे ड्रॉप करा दूं। ड्रॉप कराने का मतलब फेंकना नहीं है, छोड़ देना है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराते हो तो वो अर्थ की तरफ गिरेगा। अच्छा, अगर तुम यहाँ पे एज्यूम कर लो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, मतलब इफ एयर रेजिस्टेंस इज ज़ीरो, है ना। अगर एयर का रेजिस्टेंस ज़ीरो है, अच्छा एयर का रेजिस्टेंस के अलावा भाई दो फोर्स काम कर सकते हैं, एक तो हवा जो इसको इधर उधर घुमाते फिराते ले जाएगी, और एक इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको नीचे खींच लेगा। तो अगर मैं मान लूँ, एज्यूम कर लूँ, मान लो यार तुमने वैक्यूम में गिरा दिया। भाई यहाँ पर तो चारों तरफ हवा है, एयर है, गैसेज हैं, मान लो वैक्यूम में गिरा दो। तो ऐसा मान लो कि एयर का रेजिस्टेंस ज़ीरो है। जब यहाँ पे सोचो एयर का रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा तो इसके ऊपर केवल एक फोर्स काम करेगा जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी, और वो फोर्स कौन सा होगा बच्चों? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस तरह की मोशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। फ्री फॉल का मतलब फ्री होकर के गिरना, फ्री होकर के गिरना, कोई एयर का रेजिस्टेंस काम ना करना, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इसको नीचे खींच रहा है। देखो, इस ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ दूँ, छोड़ूंगा नहीं, इस ऑब्जेक्ट को मैं छोड़ दूँ तो छोड़ने पर क्या होगा? ये नीचे गिरेगा। खैर चारों तरफ हवा है तो उसका कोई रेजिस्टेंस काम करेगा। मैंने कहा अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरेगा तो ऐसे मोशन को हम क्या बोल देते हैं बच्चों? फ्री फॉल बोल देते हैं, है ना। तो वेन एवर एन ऑब्जेक्ट फॉल्स टूवर्ड्स अर्थ अंडर influence of only gravitational force, then the motion of object is called free fall। तो मुझे लगता है फ्री फॉल तो समझ में आ गया होगा। जब कोई फोर्स ही काम नहीं कर रहा, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, कोई एयर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो उस टाइम पर ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑब्जेक्ट की जो मोशन होगी, दैट मोशन इज कॉल्ड फ्री फॉल। चलिए, इतनी बात होगी क्लियर। अच्छा बच्चों, एक बात सोचो, मान लो मैंने इसको ड्रॉप कराया था तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, जिसको हम u से डिनोट किया करते थे, वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करा दिया तो मैंने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है ना, सोचो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? ज़ीरो है। अच्छा, जब मैं इसको ड्रॉप करा दूंगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। सोचो यहीं पर तो ज़ीरो है, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। मैं इस ऑब्जेक्ट को छोड़ दूं तो छोड़ने पर क्या होगा? इसकी वेलोसिटी आ गई ना कुछ, अब वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। तो फ्री फॉल के टाइम पर क्या होगा, या कैसे भी फॉल के टाइम पर, बट हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, समझ लो फ्री फॉल के बारे में बात करेंगे। तो फ्री फॉल के टाइम पर क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा। ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा तो क्योंकि मैंने इसको ड्रॉप कराया है, समझो मैंने इसको ड्रॉप कराया है, तो मतलब इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो तुमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जब वेलोसिटी में इंक्रीमेंट होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो वहाँ पर एक एस्केलेशन काम करता है ना। तो इसमें हमने लिखा ड्यूरिंग फ्री फॉल वेलोसिटी ऑफ object increases and hence there should be an acceleration, है ना। जब ऑब्जेक्ट को हम फ्री फॉल से गिराएंगे तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, जैसे जैसे वो अर्थ की तरफ बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो हमने क्या कहा, उसमें एक एस्केलेशन होगा। अब ये एस्केलेशन किसकी वजह से है?
भाई एस्केलेशन किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। सोचो ग्रेविटेशनल फोर्स ना होता तो ये नीचे क्यों खिंचता? F इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला तुमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में। तो F इक्वल टू एम ए का फॉर्मूला क्या कहता है? एस्केलेशन इक्वल टू F अपॉन एम। तो इसका मतलब अगर कोई फोर्स होगा तो एस्केलेशन भी होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो हमने कह दिया कि जो एस्केलरेशन है वो किसकी वजह से है? ग्रेविटेशन की वजह से है। एंड सो दैट दिस एस्केलरेशन इज कॉल्ड एस्केलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। इस एस्केलेशन का बोलते हैं बच्चों? एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जब ऑब्जेक्ट को छोड़ोगे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो वहां पे कोई एस्केलरेशन काम करेगा। एंड दिस एस्केलरेशन इज कॉल्ड एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एस्केलेशन जनरेट हुआ है। इस एस्केलरेशन को हम डिनोट करते हैं जी से, डिनोटेड बाय जी, क्योंकि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हम इसको जी से डिनोट करते हैं। बाकी यूनिट सेम है। इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बच्चों इतनी बात क्लियर हो गई। जब कोई ऑब्जेक्ट केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से गिरता है तो उसमें एक एस्केलरेशन जनरेट होता है। एंड दिस एस्केलरेशन इज कॉल्ड एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड दिस एस्केलेशन इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। एंड इसकी जो यूनिट होती है वो अपनी एस्केलेशन वाली यूनिट होती है, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। बात आती है इस जी का फॉर्मूला क्या होगा? स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो, मान लो ऑब्जेक्ट का मास m है, ऑब्जेक्ट का मास m है, ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है। नीचे गिर रहा है तो उसको कौन सा फोर्स खींच रहा है? उसको ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रहा है। अब तुमने फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन के सेकंड लॉ से F इक्वल टू एम ए। सोचो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। भाई ये कौन सा फोर्स हो गया अब तुम्हारा? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। इक्वल टू ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m, और ऑब्जेक्ट में एस्केलेशन कितना जनरेट हो रहा है? g के बराबर। तो F इक्वल टू कितना आ गया? mg। लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तुमसे कहता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो होता है Gm1m2 अपॉन डी स्क्वायर, है ना। बच्चों यहाँ पर अगर मैं अर्थ की बात करूँ, क्योंकि हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं, तो मान लो अर्थ का मास m है, ऑब्जेक्ट का मास मैंने m लिया हुआ है। अर्थ का मास m है, ऑब्जेक्ट का मास m ले रखा है, स्मॉल m, और दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर d है तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। सोचो ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने वाला, ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने वाला। दोनों को इक्वल कर दो तो mg इक्वल टू Gmm अपॉन डी स्क्वायर। m से कर दो m कैंसिल, और g का फॉर्मूला बन गया Gm अपॉन डी स्क्वायर। सो एस्केलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है Gm अपॉन डी स्क्वायर। बच्चों इतना कंप्लीट करो, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो बच्चों g का फॉर्मूला तुम्हारे पास आया Gm अपॉन डी स्क्वायर। इस फॉर्मूले से तुम किन किन बातों का पता लगाते हो? सबसे पहले देखो, इसमें ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, इसमें अर्थ का मास है। इसमें ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, इसमें अर्थ का मास है। तो इस फॉर्मूले से तुम्हें पता चलता है कि G डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं एक हल्का ऑब्जेक्ट और एक भारी ऑब्जेक्ट दोनों को फ्री फॉल की कंडीशन में लाऊं, मतलब वैक्यूम में ले जाके गिरा दूं, वैक्यूम में ले जाके गिरा दूं दोनों को सेम हाइट से, तो जब सेम हाइट से गिराऊंगा तो दोनों अर्थ पे एक साथ पहुंचेंगे। सुनने में अजीब लग रहा है? एक कागज और एक लोहे की बॉल, दोनों को अगर मैं वैक्यूम में एक साथ गिरा दूं तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे? भैया एस्केलरेशन सेम है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की बराबर थी, मान लो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, दोनों का एस्केलेशन सेम है, क्योंकि एस्केलेशन ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं है। तो अर्थ तो दोनों के लिए सेम है ना, अर्थ का मास तो दोनों के लिए सेम होगा। तुमने हाइट भी दोनों की सेम ली है, ये हाइट भी मान लो d है, ये हाइट भी d है, तो इस केस में क्या होगा? एस्केलरेशन दोनों का सेम होगा। एस्केलेशन क्या होता है?
पर सेकंड कितनी वेलोसिटी बढ़ती है। तो 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी इसकी बढ़ेगी उतनी ही वेलोसिटी इसकी भी बढ़ेगी, है ना। और जब 1 सेकंड में दोनों की वेलोसिटी इक्वल बढ़ेगी तो क्या होगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट अर्थ पे एक साथ पहुंच जाएंगे। तो यानी कि अगर मैं अलग अलग मास के 2 ऑब्जेक्ट को गिरा दूं तो दोनों ऑब्जेक्ट अर्थ पे एक साथ पहुंचते हैं। अगर मासेस डिफरेंट हैं, डिफरेंट मासेस, तो भी एक साथ पहुंचेंगे, सेम टाइम पे एक साथ पहुंच जाएंगे, अर्थ पे एक साथ पहुंच जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तुमसे एक एग्जाम में दिया जाता है कि तुम्हारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं, मान लो एक कोई कॉटन का बॉल है, एक तुम्हारे पास आयरन का बॉल है, दोनों को एक साथ छोड़ा गया किसी सेम हाइट से, तो दोनों में से पहले कौन पहुंचेगा, भाई दोनों एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, जब वैक्यूम में जाकर के 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ गिराया तो एक साथ ही पहुंच गए, है ना। तो वैक्यूम में ले जाकर के गिराओगे, तुम्हारे यूट्यूब पे एक वीडियो अवेलेबल भी है, थोड़ा सर्च करना, तुम्हें मिलेगा एक एक्सपेरिमेंटल इसका मिलेगा पूरा ऑब्जर्वेशन, जब उसमें 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ गिरा के दिखाया गया है ना। तो 2 ऑब्जेक्ट को एक साथ गिराओगे तो एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब आती है बच्चों बात वैल्यू ऑफ जी की। जी की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो देखो जी का फॉर्मूला तुम्हारे पास है gm/d²। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखा हो, हमने पहले भी इस बारे में बात की है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं अर्थ की रेडियस कंसिडर कर सकता हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे रखा हो तो उस केस में मैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अर्थ की रेडियस कंसिडर कर सकता हूँ। तो मैं उस ऑब्जेक्ट की एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहा हूँ जो ऑब्जेक्ट की सरफेस पर रखा हुआ है, यानी कि हम वैल्यू ऑफ जी निकाल रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे, और अर्थ की सरफेस पे निकालेंगे तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अर्थ की रेडियस के बराबर हो जाएगी। बच्चों अर्थ का मास अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो g इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू तुम्हें पता है 6.7 इंटू 10⁻11 6.673 होता है, बट हमने बात की थी कैलकुलेशंस में हम 6.7 कर देंगे। इसके बाद में अर्थ का मास होता है 6 इंटू 10⁻24, अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, राइट। तो हमारे पास में ये डाटा आया, अर्थ का मास 6 इंटू 10⁻24 kg, अर्थ की रेडियस होती है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। बच्चों जब इसको तुम सोल्व करोगे तो जी की वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.81 आती है एग्जैक्टली, बट हम इसको 9.81 बोलते हैं। तो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। एस्केलेशन है तो यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों स्मॉल जी क्या हुआ, स्मॉल जी वो एस्केलेशन है जो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। स्मॉल जी की वैल्यू एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती। अगर हम दो अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट को ग्राउंड की तरफ गिराएंगे सेम हाइट से तो दोनों अर्थ पे एक साथ पहुंचेंगे। तीसरी बात, जो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, राइट। इसे कंप्लीट करो फिर आगे डिस्कस करते हैं। इतना कंप्लीट हो गया। अब देखो एक टॉपिक आता है वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। बच्चों जी की वैल्यू हमने निकाली 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने बात कर ली कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर किसी हाइट से छोड़ दिया जाए तो वो इतने एस्केलेरेशन के साथ ग्राउंड तक पहुंच जाएगा। बट अब सवाल ये है कि क्या ये जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, क्या ये जी की वैल्यू चेंज होती है, या अर्थ की सरफेस पर हर जगह या अर्थ के ग्रेविटेशन में हर जगह इस जी की वैल्यू सेम होती है या अलग अलग होती है। तो बच्चों देखो जी की वैल्यू फॉर्मूला है gm/d²। अच्छा यहां पे अगर देखोगे तो जी की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, अर्थ का मास भी कांस्टेंट ही होगा भाई, लेकिन d की वैल्यू तो वेरिएबल हो सकती है ना। d क्या है, रेडियस, अर्थ के सेंटर से ऑब्जेक्ट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। बच्चों जो अर्थ की शेप है वो एक्चुअल में बिल्कुल सर्कुलर नहीं है। मैं कहूँ अर्थ एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, स्फेरिकल नहीं है। अर्थ की शेप कुछ इस तरह से, कहने का मतलब पोल्स पे
थोड़ी सी फ्लैट है, पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैट है, पूरी तरह सर्कुलर नहीं है। और जब ये फुली स्फेरिकल नहीं होगा तो मेरे जो ये वाली रेडियस होगी, देखो जो ये वाली रेडियस होगी ये कम होगी और ये वाली रेडियस ज़्यादा होगी, है ना। रेडियस में चेंज आ गया ना। ये क्या है, ये इक्वेटर है, ये क्या है, ये है इक्वेटर, और ये क्या है, पोल्स। पोल्स पे थोड़ी सी फ्लैट हो जाने की वजह से रेडियस कम हो गई और इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा हो गई। अच्छा देखो, रेडियस के इन्वर्स प्रोपोर्शन में जा रहा है, मतलब रेडियस अपॉन में जा रहा है। अपॉन वाली चीज़ को इंक्रीज करोगे, अगर तुम d को इंक्रीज करते हो तो g की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उल्टा काम चलता है ना, अपॉन में है। और अगर तुम d की वैल्यू को डिक्रीज करते हो तो g की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये भी तुम्हें पता है कि अगर तुम डिनोमिनेटर को कम करोगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, डिनोमिनेटर को बढ़ाओगे तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। तो डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया, g कम हो गया, डिनोमिनेटर को डिक्रीज कर दिया, g इंक्रीज हो गया। बच्चों यहाँ पे अब अगर मान लो मैं इस अर्थ की बात करूं तो पोल्स पे d की वैल्यू कम है, पोल्स पे d की वैल्यू कम है तो g की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर g ज़्यादा होगा। इक्वेटर पे d की वैल्यू कम है तो g डिक्रीज होगा, तो d की वैल्यू कम होगी। होता क्या है, जब हम पोल से इक्वेटर की तरफ चलते हैं तो g की वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होती चली जाती है। जब हम पोल से g की तरफ इक्वेटर की तरफ चलते हैं तो g की वैल्यू कंटिन्यूअसली कम होती चली जाती है। अगर मैं यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को गिराऊं और यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट को गिराऊं तो सोचने वाली बात है, क्या दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ पहुँचेंगे? नहीं पहुँचेंगे। जहाँ पे g की वैल्यू ज़्यादा है वो ऑब्जेक्ट जल्दी पहुँच जाएगा, उसकी वेलोसिटी जल्दी से चेंज होगी क्योंकि इसका एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है। ये अर्थ पे जल्दी पहुँचेगा, ये अर्थ पे लेट पहुँचेगा, मतलब कुछ सेकंड का डिफरेंस आ जाएगा। अगर मैं इक्वेटर पे खड़े होकर के किसी ऑब्जेक्ट को गिराऊं और पोल्स पे खड़े होकर किसी ऑब्जेक्ट को गिराऊं तो पहले कौन पहुँचेगा? पहले पहुँचेगा जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पोल पे। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे g की वैल्यू ज़्यादा होती है। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन पोल्स इज लेस देन टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर। इक्वेटर पे ऑब्जेक्ट को गिरने में जितना टाइम लगेगा उससे कम टाइम लगेगा पोल्स पे। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि g की वैल्यू पोल पर ज़्यादा होती है g की वैल्यू इक्वेटर से। तो बच्चों ये बात हुई वेरिएशन ड्यू टू शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ की शेप में चेंज है, इसकी वजह से क्या होगा? g की वैल्यू वेरिएबल हो जाती है सरफेस ऑफ अर्थ पे। तो ये हमारा पहला पॉइंट है जिसमें हमने बात की सरफेस ऑफ अर्थ की वजह से g की वैल्यू में चेंज होना। बच्चों सेकंड पॉइंट है, अगर हम ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशन में ऊपर लेके चलते हैं, मान लो कि मैं ऑब्जेक्ट को फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे लेके जा रहा हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट को ग्राउंड पे रखा हुआ है और मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके चलता हूँ। जब मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके चलूँगा तो ये बताओ ऑब्जेक्ट के सेंटर और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है सरफेस पे तो अभी जो डिस्टेंस है दोनों के बीच की वो ये वाली डिस्टेंस है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर के पहुँच गया तो भाई डिस्टेंस ये नहीं हो गई, तो डिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो गई। अगर मैं ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से ऊपर लेके चलता हूँ तो g की वैल्यू नहीं, जो हमारे पास डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। तुम 1 मीटर ऊपर ले आओ तो भी डिस्टेंस 1 मीटर बढ़ जाएगी। अब जब दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो फिर से यही वाली कहानी आ गई, d को बढ़ाओगे तो g कम हो जाएगा। तो इसका मतलब when we move upwards then g डिक्रीजेज, g की वैल्यू कम हो जाती है। तो जब मैं ऑब्जेक्ट्स को सरफेस से ऊपर लेके जाऊंगा तो g की वैल्यू कम हो जाएगी। बच्चों थर्ड बात करते हैं, जब मैं ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस के अंदर लेके जाऊंगा, मान लो मैं अर्थ की कोर की तरफ चल देता हूं, कैसे जाता हूं देखो जरा। मान लीजिए मैं गया अर्थ की कोर की तरफ और मैं यहां पहुंच गया।
मैं यहाँ पहुँच गया, अर्थ की कोर की तरफ जा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस कम हो गई। अब डी इतना रह गया, तो ये वाली डिस्टेंस कम हो गई, तो डी डिस्टेंस कम हो गई तो जी की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, जी की वैल्यू इंक्रीज हो जानी चाहिए। बट एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के नीचे अर्थ का केवल ये वाला मास है, इस ऑब्जेक्ट के नीचे अर्थ का केवल ये वाला मास है, मतलब मास कम हो गया। भाई जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था तो पूरा मास काम कर रहा था, अब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो केवल ये वाला मास काम करेगा। केवल इसी मास की वजह से तो ऑब्जेक्ट खिंचेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स केवल इसी मास की वजह से तो काम करेगा। तो हालांकि डी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, लेकिन एम भी तो डिक्रीज हो गया, एम भी तो डिक्रीज हो गया। डिस्टेंस तुमने कम कर दी, बात सही है, जी की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए, लेकिन एम भी तो कम हो गया। जब ये एम कम हो जाएगा तो क्या होगा, एम कम होने से भी जी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो होता क्या है कि फिर से जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो कहने का मतलब हुआ सरफेस पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, अगर मैं सरफेस से ऊपर चलूँगा तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर मैं सरफेस के अंदर चलूँगा तो भी जी की वैल्यू कम हो जाती है। और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि मास कम हो जाता है। जो मास है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, वो मास कम हो जाता है, जिसकी वजह से जी की वैल्यू कम हो जाती है। यह है बच्चों वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी, जी की वैल्यू में किस तरह से वेरिएशन होता है। इतना पोर्शन कंप्लीट करो, ये तुम्हारा मैंने एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इस जी के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूटन की इक्वेशंस को थोड़ा सा चेंज करेंगे, वो सारे काम न्यूमेरिकल सहित हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस पोर्शन को अपना कंप्लीट